नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। मैं कुशल मंगल हूं और आशा करता हूं कि आप भी कुशल मंगल होंगे। आइए चलिए अब हम बात करते हैं। पिछले हमने प्राकृतिक चिकित्सा में 3 यूनिट कंप्लीट की थी और आज हम 4th यूनिट देख रहे हैं, जिसमें हम कुछ रोगों को लेकर बात करेंगे कि ये रोग क्या हैं और किस कारण होते हैं, क्या इनके लक्षण होते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा इसमें किस प्रकार सहयोग करती है। तो कुछ रोगों में हमने कुछ जैसे सर्दी जुकाम है, देखा होगा आपने आजकल मौसम बदलते हुए समय में ये सर्दी जुकाम ज़्यादा हो रहा है। और सर्दी जुकाम बुखार ये किस प्रकार होते हैं और क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं और प्राकृतिक चिकित्सा किस प्रकार उसमें हम ले सकते हैं, क्या प्राकृतिक चिकित्सा में कौन से उपचार हम लें कि इसमें हमें सहयोग वह दे। तो जुकाम, सबसे पहला हम रोग देखेंगे जुकाम। जुकाम क्या है? जुकाम है कि जब नाक यानी नॉस्ट्रिल जो है उसके जगह से उसमें से जो निकलने वाला पतला कफ जो होता है उसे हम जुकाम कहते हैं। यह एक सामान्य रोग है और इसे वैज्ञानिक लोग इसको कई नामों से जानते हैं। और यह एक हल्की यानी सामान्य जो है, जो हम जैसा हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य में यह हल्की गड़बड़ी है जो कुछ समय के लिए होती है और उसके बाद ये अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाता है। लेकिन जब ये लंबे टाइम तक चले या इसको कुछ हफ्ते 2 हफ्ते या महीने भर तक यह ठीक नहीं हो रहा है तो इसका एक फ्लू हो जाता है एक टाइप का, या फिर यह इन्फेक्शन हो जाता है जो हमारे लिए फिर हानिकारक होता है। और यह तभी होता है जब हमारी इम्यूनिटी पावर या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या हम रोगों से नहीं लड़ पा रहे हैं और हमारे अंदर जो है कई प्रकार के विजातीय द्रव्य जो हैं वह आते जा रहे हैं, जिनका हमारे शरीर में प्रवेश होते जा रहा है और वह हमारे शरीर में ही जमा हुए हैं और उनको हम दूर नहीं कर पा रहे हैं और ये लंबे टाइम तक इस कारण चलते रहते हैं। तो इनके क्या लक्षण है, किस प्रकार हम समझें कि हमें जुकाम हुआ है। तो प्रारंभ में यानी हम शुरुआत में देखेंगे कि हमारे नाक में और गले में हल्की सी झुंझुनाहट होती है, एक खुजली टाइप की या जलन टाइप की या झंझनाहट टाइप की हमको नाक या गले में प्रतीत होगा, दिखाई देगा। हमारी आंखें जो हैं वो लाल होने लगेंगी, उनका कलर चेंज होता रहेगा, गले में खराश होगी और जिस प्रकार हम कोई चीज हमारे गले में जब हो जाता है तो एक प्रकार का खराश होता है, इस प्रकार की खराश होगी, हमारे गले में दर्द होगा, सिर में भी भारीपन हो जाएगा और नाक से अत्यधिक कफ निकलना, पानी निकलना चालू हो जाएगा। तो यह एक सामान्य लक्षण है, या कह सकते हैं कि जब ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो जब विकार ज्यादा हो जाए तो इसको हम हल्का सा बुखार भी हमें आ जाता है और हमारी जो त्वचा है वो रूखी हो जाएगी और गर्म हो जाती है, सूखी हो जाती है, हमें प्यास जो है वो जीभ जो है हमारी सूखापन जिसमें आ जाता है। और हम बात करें कि शरीर में भी हल्का सा पेन चालू हो जाएगा, हमारी मांसपेशियां जो हैं वो जकड़ाहट के कारण टाइट हो जाएंगी और दर्द भी हमें देखने को इसमें मिलेगा। दूसरा, नाक की जो झिल्लियां हैं उनमें भी स्वेलिंग आ जाती है और श्वास लेने में हमको परेशानी होती है। कानों से हमें कम सुनाई देने लगता है, थोड़ा सा नाक में झंझनाहट के कारण जो है वो हमें कान में उसका प्रेशर पड़ता है और उस कारण हमें उसमें सुनाई कम देता है। तो इसके कारण क्या है, किस कारण होता है, क्या इनके जो सामान्य कारण हैं जो हमें जुकाम पैदा करते हैं या इस प्रकार की सर्दी हमें होती है, तो उसके सामान्य कारण क्या है कि एक तो हमारा आहार विहार गलत है, व्यवहार हमारा गलत हो जाता है, आहार हमारा गलत हो जाता है, हम टाइम से खा नहीं रहे हैं और व्यवस्थित भोजन नहीं कर रहे हैं। जिन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट की हमारे बॉडी को आवश्यकता है, मिनरल्स की आवश्यकता है, वो हम समय पे नहीं ले रहे हैं। फिर हम इस कारण हमारा क्या है, जो जठर अग्नि है, हमारा जो पेट है, आमाशय है, उसमें डाइजेशन ठीक प्रकार से नहीं होता है, वह स्लो हो जाता है। लंबे टाइम तक एक ही जगह पर बैठकर काम करते रहना, जैसे आजकल टेक्निकल क्षेत्र में लोग कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, यह भी एक इसका कारण बन सकता है। दूसरा, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बॉडी में प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तीसरा, हमें जो वायु है वो शुद्ध नहीं मिल पा रही है, बहुत सारे विकारों से रहित जो है सहित वह हमारे बॉडी में उसका प्रवेश हो रहा है। कई प्रकार के जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में कई प्रकार की गैसेस जो हैं वो मिक्स हमारे बॉडी में जा रही है।
तो वो भी एक इसका कारण हो सकता है। फिर तीसरा कि हमें सर्दी यदि हो गई है या फिर विशेष रूप से ऋतु परिवर्तन होता है यानी मौसम चेंज के कारण भी यह हमें हो सकता है। मौसम चेंजेस के कारण हम अपने खान पीन पे ध्यान नहीं देते, हम अपने व्यवहार पे ध्यान नहीं देते कि मौसम अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार का सेवन करना चाहिए या किस प्रकार के हमें कपड़े पहनना चाहिए या किस प्रकार हमें अपने चाल रहने में और किस प्रकार हम अपने खान पीन में इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये हम मौसम के अकॉर्डिंग नहीं देख पाते हैं, तो वो भी एक सामान्य कारण हमारा जुकाम का बनता है। और अब इसमें हम आगे देखते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा जो हम बात कर रहे थे कि नेचुरोपैथी किस प्रकार रोगों को दूर करती है, तो हम इसमें किस प्रकार का उपचार ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डाइजेशन को ठीक करने के लिए अर्थात हम अपने कब्ज को दूर करने के लिए प्रतिदिन पेड़ों की मिट्टी अर्थात एक मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि पेड़ों की मिट्टी क्या होती है। मिट्टी चिकित्सा के अंतर्गत ये आता है। हम एक बॉक्स में मिट्टी तैयार करते हैं और उसके बाद उसको पेट के ऊपर रखते हैं, जिससे हमें बहुत जो पेट में विकार हैं उनको दूर करने में वह दूर करता है, सहायता करता है। फिर हम दूसरा जो है हम इसमें कटी स्नान ले सकते हैं एवं एनिमा ले सकते हैं, जिस प्रकार हमारा पेट जो है वह विकारों से दूर हो जाएगा। प्रतिदिन हम गर्म पाद स्नान अर्थात हमने बात की थी कि हम एक बकेट में या टब में पैरों को डालकर बैठते हैं गर्म पानी के साथ में, जिसे हम गर्म पाद स्नान कहते हैं। इसकी सहायता से हमारे बॉडी को वो टेम्परेचर को ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। फिर हम सीने पर गीली पट्टी अर्थात हम गुनगुने पानी की गीली पट्टी हम सीने पर लपेट सकते हैं। इसका अभ्यास हम 1 हफ्ते तक करें तो हम जुकाम से निजात पा सकते हैं। दूसरा कि हमें भाप लेनी चाहिए, प्रतिदिन भाप स्नान हम कर सकते हैं और पीठ और पैरों की सिकाई करनी चाहिए। फिर हमने एक सन थेरेपी की भी बात की थी। सन थेरेपी में हमने बात की थी कि हम कितने प्रकार का रंग का जो तेल है वो हम ले सकते हैं। तो इसमें हम लाल रंग के तेल से छाती और पीठ की मालिश करें तो हमारे को इस जुकाम से निजात हम ले सकते हैं। प्रातः काल का जो सुबह की जो सूर्य की किरणें हो सकती हैं तो वो हम लें तो भी हमें इस बीमारी से दूर हम हो सकते हैं। और छाती पर सरसों का तेल लगाने से भी हमें बहुत फायदा हो सकता है। हफ्ते में हम 1 बार उपवास कर सकते हैं या फल ले सकते हैं या रस ले सकते हैं। उसके साथ हम हफ्ते में 1 बार उपवास करें। जल नीति सूत्र नीति का भी प्रयोग हम जुकाम में करने से यह हमें दूर करता है। दूसरा हम बात करते हैं बुखार की। बुखार क्या है? बुखार एक नॉर्मली बॉडी को जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर से यदि टेम्परेचर बढ़ गया है तो वह बुखार की गिनती में आता है। यानी हमारे बॉडी का तापक्रम जो है वो बढ़ जाना, शरीर में जलन, मुख पर तपन और अंग अंग में शिथिलता, यानी कि बॉडी हल्की हो गई है, लूज हो गई है, आलस आ रहा है, सुस्ती आ रही है, बॉडी को भारीपन लग रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है या जो हमारे रोम है वहां से अत्यधिक मात्रा में पसीना निकल रहा है और जी मचला रहा है, घबराहट हो रही है, तो ये एक प्रकार का बुखार है। बुखार की संज्ञा हम इसको दे सकते हैं। ये उसी प्रकार है कि जब बॉडी में अत्यधिक मात्रा में विकार हो जाते हैं और पेट में जब ज्यादा विकार हो जाते हैं और उसको हम वमन के तौर पर यानी वॉमिटिंग कर देते हैं, उसी प्रकार बॉडी में जब अत्यधिक मात्रा में विकार हो जाते हैं, इन विकारों को दूर करने के लिए यह एक सामान्य प्रकार है कि बॉडी अपने आप ही उसको टेम्परेचर के माध्यम से, बुखार के माध्यम से यह हमारे जो विकार उनको दूर करता है। इसके लक्षण क्या है? तो इसके लक्षण जो है वो शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है, यानी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। मिनिमम जो टेम्परेचर 98 से 100 का हम मानते हैं, 100 क्रॉस करना एक बुखार की संज्ञा हम दे सकते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, हमारी ब्रीदिंग जो है वो हाई हो जाती है और हमारी हार्ट बीट हाई हो जाती है, शरीर में दर्द होने लगता है, हमारे जोड़ों में दर्द होने लगता है, हमारी बॉडी जल्दी थकने लगती है, आलस्य का हम अनुभव करते हैं और कभी कभी हम या तो बहुत ज्यादा बॉडी गर्म होगी या हल्की हम ठंड का भी इसमें हम देखते हैं कि हमको हल्का ठंड लगेगा और उसकी हमें ठंड हमें हल्की हल्की प्रतीत होगी। तो ये इसके सामान्य लक्षण है। अब हम बात करते हैं कि ये किन कारण से हो जाता है। ये हम डेली के जो हमारा लाइफ स्टाइल है, हम डेली का जॉब कर रहे हैं और कई चीजों के संपर्क में हम आते हैं,
तो जो जीवाणु हैं, रोगाणु हैं, उनके संक्रमण से ये बॉडी में हो सकता है। दूसरा, अचानक यदि मौसम परिवर्तन हुआ है, ऋतु परिवर्तन हुआ है, तो उसके कारण हम बुखार हमें हो सकता है। ठंडी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से, या जब मौसम के अकॉर्डिंग यदि हम उसका गलत सेवन कर रहे हैं तो उस कारण हमें ये बुखार हो सकता है। फिर शरीर की यदि प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर कम है, तो वह लड़ने में हमें सहायता नहीं देती, तो उस कारण हो सकता है। असंयमित आहार विहार से भी यह हो सकता है। तो बुखार में हम किस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा ले सकते हैं? तो बुखार का जो मेन कारण होता है वो होता है कि बॉडी में विजातीय द्रव्य एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस कारण बुखार हो जाता है। उनको दूर करने के लिए हम मिट्टी के द्वारा इसको दूर कर सकते हैं। मिट्टी चिकित्सा हम इसमें ले सकते हैं। पेट के विजातीय द्रव्य को दूर करने के लिए हम पेट की गीली मिट्टी 30 मिनट तक, यानी आधे घंटे तक हम ले सकते हैं। दिन में 2 बार इसको कर सकते हैं, और ये जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को सामान्य रखती है और हमारे शरीर के टेम्परेचर को शांत यानी हल्का करने में ये हमें मदद करती है। दूसरा, जो विजातीय द्रव्य उनको सोख लेती है और सोखने के माध्यम से यह हमारे शरीर से दूर कर देती है। सिर पर हम ठंडी पट्टी रख सकते हैं, जिसे हम जल चिकित्सा कहते हैं। उससे भी टेम्परेचर जो है वो सामान्य हो सकता है। हम पूरी बॉडी पर गीली चादर लपेट, जो एक जल चिकित्सा में आती है, वो भी हम कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बुखार को हम दूर कर सकते हैं। आसमानी रंग का तेल लगाने से ये हमारे बॉडी को शिथिलता देता है, शांति देता है और हल्का रिलैक्स करता है। और ये सन थेरेपी है एक प्रकार की। तो हम आसमानी रंग के से तैयार या तो पानी या तेल हम अपने बॉडी पर यूज ले सकते हैं। और आहार में हम हल्का सेवन करें, ज्यादा भारी भोजन ना करें, हल्के भोजन से हम इसको कर सकते हैं या इसे दूर कर सकते हैं। तीसरा, हम कब्ज की बात करते हैं। कब्ज क्या है? कॉन्स्टिपेशन। वर्तमान में जो कब्ज की समस्या है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा जो आहार है वो गलत हो रहा है। भाग दौड़ की जिंदगी है, डेली हम काम में लगे हुए हैं, और कभी कभार जो हमारा एक बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है, रिदम जो होता है, वो बिगड़ने के कारण इसकी समस्या बनती है। हम जो सेवन हमें करना चाहिए, जिस टाइम हमें खाना चाहिए, जिस टाइम हमें पीना चाहिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये जो कब्ज की बीमारी है वो उत्पन्न हो जाती है। हमारा पाचन संस्थान बिगड़ जाता है, वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहा है। पानी की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो गई है, हमारे इंटेस्टाइन को पानी की मात्रा कम है, वो सही ढंग से हार्मोन सिक्रेशन उनका नहीं हो पा रहा है, डाइजेशन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण हमें जो अपना मल जो है वो पास करने में हमको कठिनाई होती है, जिसे हम कब्ज कहते हैं। इसके लक्षण आप फोटो के माध्यम से आप देख रहे हैं कि कितनी समस्याएं हो जाती हैं। क्या है कब्ज, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये कैसे दिखाई देता है, क्या इसकी कैसे हम पता करेंगे कि ये कब्ज है? तो मल त्याग ठीक प्रकार से ना होना, यानी हम जो सुबह फ्रेश होने जाते हैं वो हम ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण पेट में भारीपन हो जाता है। अनियमित है ना, रेगुलर तौर पे हम अपने जो फ्रेश है वो हम ढंग से नहीं हो पा रहे, स्टूल पास हमारे ढंग से नहीं हो पा रहे हैं, जिस कारण गैस बन रही है, सिर में दर्द हो रहा है, बेचैनी हो रही है, भूख भी हमें नहीं लग रही है, क्योंकि वो पचा ही नहीं है, तो दूसरा लेने के लिए तैयार कैसे होगा? तो भूख नहीं लग रही है, घबराहट हो रही है, मिचली आ रही है। फिर जो हमारी श्वास प्रश्वास है उसमें दुर्गंध आना स्टार्ट हो जाती है, और मुंह में छाले होना हो जाते हैं। अनिद्रा यानी हमें नींद प्रॉपर नहीं आएगी, चिड़चिड़ापन होगा। तो ये कब्ज के लक्षण मुख्य रूप से हैं। अब इसके कारण क्या है कि किन कारणों से ये होता है? तो अमाशय, आंत एवं यकृत, अग्नाशय ग्रंथियों के स्तवन में असंतुलन हो जाता है। यानी ये जो हार्मोन सिक्रेशन जो है, जैसे हमारा पेट जो है वो एसिड जो है वो नहीं बन पा रहा है प्रॉपर तरीके से, इस कारण पित्ताशय जो है वो पित्त अपना जो ढंग से नहीं दे रहा, बाइल जूस जिसे हम कहते हैं, वो उसका सिक्रेशन कम हो गया है। तो इस कारण से जो पैंक्रियाज है वो अपना इंसुलिन प्रॉपर नहीं बना रहा है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अपने प्रॉपर बढ़ते हैं। तो इस कारण हमारे बॉडी में जब हार्मोन जो अपनी अपनी ग्रंथियां हैं, ग्लैंड हैं, वो सिक्रेशन जब नहीं करते हैं ढंग से, तो उसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर आहार में हम रेशे युक्त खाद्य पदार्थों की कमी, यानी जो पचने लायक खाना है वो हम नहीं खा रहे हैं। ब्रेड, बिस्कुट, केक, चाय, कॉफी, मांस मछली का अधिक सेवन हो रहा है,
जिसके कारण डाइजेशन हमारा बिगड़ जाता है। आहार में चोकर आटे की रोटियां, मैदे का अधिक सेवन। मैदा क्या है, हमारा डाइजेशन ढंग से नहीं कर पाता या जल्दी नहीं पच पाता है। ये पानी अधिक मांगते हैं, जब हम पानी की कमी हो जाती है तो ये हमारे बॉडी में जाके फूल जाता है या चिपक जाता है, तो जिसके कारण हम डाइजेशन हमारा बिगड़ जाता है। अत्यधिक मसालेदार भोजन करना, अधिक मिर्च वाला खाना या मलाशय की मांसपेशियों का कमजोर होना, अत्यधिक मानसिक तनाव यानी हम चिड़चिड़ा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, जिसके कारण ये हमारे जो हार्मोन्स है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और अनियमित दिनचर्या के कारण भी यह समस्या हमको उत्पन्न हो जाती है। इसमें हम प्राकृतिक चिकित्सा यानी प्रकृति के द्वारा क्या चिकित्सा है जिसे हम लेकर इसको दूर कर सकते हैं। तो हम दिन में 2 बार 15 से 20 मिनट तक पेड़ों की मिट्टी लें, कटी स्नान करें 20 मिनट तक। कमर की लपेट यानी जो है पेट हम चद्दर से जो लपेटते हैं, पट्टी जो लपेटते हैं उसको हम कमर लपेट कहते हैं, वो कर सकते हैं 45 मिनट तक। गुनगुने पानी से एनिमा हम लें, एनिमा लेने से कब्ज दूर हो जाता है। फिर गर्म पाद स्नान करें यानी कि पैरों की गर्म पानी से सिकाई करें। नारंगी रंग की बोतल से बनाया हुआ तेल या पानी को हम सेवन कर सकते हैं या तेल को हम बॉडी पर यूज कर सकते हैं। और 2 से 3 बार पानी पिए, मतलब हर बार आप हर एक आधे घंटे में या 1 घंटे में 2 से 3 बार पानी पिए, तो ये हमें कहीं ना कहीं तक सहायता कर सकता है। इसके अतिरिक्त अपत्यकारक भोजन, जो पचने लायक भोजन नहीं है, उसका हम सेवन ना करें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करें और प्रातःकाल हम ऊषा पानी में उठते बराबर ही हम यदि पानी पीते हैं तो वह हमारे डाइजेशन को ठीक करता है। अंकुरित भोजन यानी सुबह सुबह नाश्ते में अंकुरित ले लें। और जो लोग कब्ज के हैं वे हमेशा यदि बाएं करवट की तरफ सोते हैं तो ये डाइजेशन ठीक करने में हेल्प करता है। और जब शौच की हमें प्रेरणा आ रही है या शौच के लिए हमें जब हमारे सीक्रेशन होता है या शौच के लिए जब हमें प्रेरणा मिलती है या ऐसे वाइब्रेशन होते हैं, तो उस समय हमको तुरंत शौच जाना चाहिए, भरपूर पानी पीना चाहिए और भूख लगने पर भोजन करना चाहिए, चबाते हुए भोजन करना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो आपको कब्ज को दूर करने में सहायता करती हैं। आगे हम देखेंगे स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? यह स्पॉन्डिलाइटिस जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम सर्वाइकल कहते हैं, जिसमें C1 से C7 तक वर्टिब्रा यानी कशेरुकाएं होती हैं। उन कशेरुकाओं में यदि घिसावट आ जाती है या उनमें कोई दिक्कत होती है या कशेरुकाओं के बीच में कोई गड़बड़ हो जाता है, उसके कारण यहाँ जो बैक साइड में है इस तरफ पेन होना चालू हो जाता है, तो उसको हम स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? गर्दन में अकड़न होगी, दर्द होगा, भारीपन होगा, घुमाने में दिक्कत होगी, सिर के पिछले हिस्से में दर्द होगा, चक्कर आएंगे। यदि आप ज्यादा नीचे देख रहे हैं या इधर उधर देख रहे हैं तो आपको चक्कर आएंगे। कंधों में भारीपन हो जाएगा, हाथ शून्य पड़ जाएंगे और हाथों को उठाने में दिक्कत आएगी, हाथों से काम करने में दिक्कत आएगी या हाथों का जो पेन है वो लंबे टाइम तक बना रहेगा। इस प्रकार के इसमें लक्षण हम देख सकते हैं। इसके कारण क्या है कि हम आजकल जो देख रहे हैं आपके टेक्निकल क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, लंबे टाइम तक कंप्यूटर पर बैठे हैं या बैंकों में बैठे हैं या गर्दन को नीचे झुकाकर स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं, उस कारण एक ये प्रमुख कारण बन सकता है। दूसरा कि आप थोड़ा सा जब आप सोते हैं तो आपके सोने का तरीका जो है वो गलत है। आप मोटा तकिया लेके सो रहे हैं, मोटे गद्दे पर आप सो रहे हैं, तो आपका बॉडी जो है वो अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। जब आप ऊंचा लेकर सोते हैं तो गर्दन जो है फिर भी ऊपर की तरफ झुकी रहती है, तो वो आपको एक दिक्कत बनेगी। किसी प्रकार का गर्दन में तो झुकाव आ गए, झुकाव जैसे आप गलत ड्राइविंग कर रहे हैं या ड्राइविंग के कारण आपके झटके आ गए गर्दन में, तो एक ये दिक्कत बन सकता है। फिर गर्दन में किसी प्रकार की यदि चोट हो गई है तो वो भी एक प्रकार का दिक्कत बन सकता है। तो हम इसमें प्राकृतिक चिकित्सा किस प्रकार ले सकते हैं? इसमें एक मसाज थेरेपी आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आप गर्दन पर हाथों की हल्की हल्की मालिश करें। दूसरा, कंधों पर गर्म व ठंडा जो सेक है वो आप दें। गर्दन पर हाथों पर स्थानीय भाप लें, लोकल जो भाप होती है, लोकल स्टीम बाथ जिसे हम कहते हैं, वो आप ले सकते हैं। फिर जो हमारा डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा उसको दूर करने के लिए आप पेड़ों मिट्टी लें
कटी स्नान ले सकते हैं आप। और लाल रंग से तैयार जो ऑयल या पानी है, पानी का सेवन कर सकते हैं। लाल रंग को आप लगा सकते हैं। और लोकल स्टीम बाथ आप ले सकते हैं। मॉर्निंग की जो धूप होती है वो उसकी किरणें यदि आप लेते हैं, हल्का सा लूजनिंग एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम आप करते हैं डेली, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकते हैं। अतिरिक्त उपचार भी मैंने इसमें बताए हैं कि आप लकड़ी का जो तख्ता है तो उस पर सो सकते हैं, या भूमि पर जो समतल जगह है वहां पर आप सोए बिना तकिया लिए, है ना। आप तकिया ज्यादा लेंगे तो वो भी आपको दिक्कत कर सकता है। और सोने से पूर्व जो पलंग है, पलंग के नीचे यानी साइड से आप गर्दन को झुकाकर लटकाकर थोड़ा 5 या 10 मिनट तक लेटेंगे तो वो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आम बात यानी कि आर्थराइटिस। आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस एक प्रकार का जोड़ों में दर्द है, यानी हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के जॉइंट हैं, जब वो पेन उनमें दर्द होने लगता है तो वो आर्थराइटिस या दर्द होगा, या मुड़ जाएंगी, या काम करने लायक नहीं रहेंगी, सूजन उनके अंदर आ जाएगी, तो वो आर्थराइटिस कहलाता है। और एक्चुअली ये होता कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कारण है कि भाई आर्थराइटिस किस प्रकार से होता है, क्या कितने प्रकार का ये होता है। तो यहाँ मैंने आपको इसके प्रकार बताए हैं। एक्यूट आर्थराइटिस ये क्या है? ये अल्पकालीन, एक तो गठिया हम आर्थराइटिस के नाम व्यावहारिक तौर पर जानते हैं कि गठिया लोग क्या है, आर्थराइटिस है। तो गठिया के लोग ज्यादा परिचित होते हैं। सर्दी में इसको जब सर्दी हो जाती है तो उस समय ये ज्यादा दिक्कत करता है। खांसी, जुकाम, बुखार आदि हो तो जोड़ों में दर्द होना चालू हो जाता है, क्योंकि इन रोगों के विषाणु रक्त प्रवाह में अपने विष छोड़ते हैं। वे जोड़ों को तरल पदार्थ में इकट्ठे हो जाते हैं एवं लक्षणों के साथ ही यह ठीक हो जाते हैं। धीरे धीरे यह ठीक भी होने लगते हैं। दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये जो है ये बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाए या अधिक हो जाए तब यह हो जाता है, या जो हमारे बॉडी में कार्टिलेज जो बोन्स के बीच में होता है वो धीरे धीरे जब खत्म होने लगता है तब इस प्रकार की समस्या आती है। और वो क्यों आती है? क्योंकि आपका अत्यधिक मोटापा यानी आपका असंतुलित भोजन और गलत आहार विहार के कारण ये सारी समस्याएं जो है, एज के अकॉर्डिंग जब आपकी एज बढ़ती रहती है तब उस समय भी जब बोन्स घिसने लगती हैं तब ये समस्या उत्पन्न होती है। और ज्यादातर लोग गलत आहार विहार के इसके शिकार होते हैं। आप हाथ और पैरों के माध्यम से फोटो में यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाथ किस प्रकार हो जाते हैं, पैरों में हल्का सा मोड़पन आ जाएगा, मुड़ेंगी नहीं उंगलियां, तब यह समस्या उत्पन्न होती है। तो क्या लक्षण है, यानी कैसे समझ में आएगा? हाथ पैरों में सूजन हो जाएगी, दर्द होगा, जकड़न होगी, जलन होगा, भारीपन हो जाएगा, ठीक है, ज्वर, मुख की विसरता, मूत्र में अधिकता हो जाएगी, बार बार आपको टॉयलेट आएगी, और आपका जो पेट है वो गुड़गुड़ाहट करता रहेगा, उसमें दर्द होता रहेगा, और जोड़ों में जो पीड़ा है वो पीड़ा होगी, बार बार अधिक पीड़ा भी कभी कभार आपको हो सकती है। नींद आपको नहीं आएगी, और कलाइयों में, कोहनियों में, टखनों में, घुटनों में, इनको मोड़ने में आपको दिक्कत होगी। आपका जो शरीर है, आपकी त्वचा पे हल्की लालपन उसमें हो जाएगा, खुजली भी आपको हो सकती है। ये आपके लक्षण प्रमुख रूप से हो सकते हैं। अब कारण क्या है, क्यों लोगों को ये हो जाता है, ये हम देखेंगे। तो व्यक्ति की जो मानसिकता है वो मानसिकता भावनात्मक या मानसिकता शारीरिक मानसिक ये जो भावनाएं हैं ये स्ट्रेस लेवल या तनाव का में बढ़ जाना और बैलेंस नहीं कर पाना, हमारे जो भोजन पाचन शक्ति है वो कम हो जाना, वो नई ढंग से टाइम से एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, पच नहीं रहा है। फिर यदि हम गलत आहार विहार करते हैं, मांस मदिरा का हम ज्यादा सेवन करते हैं तो वो भी एक प्रमुख कारण बन सकता है। या फिर हम धूम्रपान करते हैं तो वो भी एक कारण बन सकता है। अत्यधिक तेल चर्बी वाला भोजन कर रहे हैं तो वो एक कारण बन सकता है। हम केवल खाते हैं और आलस हमारे अंदर भरा हुआ है, व्यायाम हम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक कारण इसके बन सकते हैं। अत्यधिक हम औषधियों को इस्तेमाल करते हैं, दवाई खाते हैं, उनका सेवन करते हैं तो वो भी दिक्कत उसका बन सकता है। तो इसके लिए हम प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, किस में कौन सी चिकित्सा ऐसी है जो इसमें हमको फायदा दे सकती है। तो सबसे पहले तो अपने डाइजेशन को ठीक करें। डाइजेशन को ठीक करने के लिए हम
पेड़ू की मिट्टी यानी जो मिट्टी चिकित्सा में, वो हम 15 से 20 मिनट तक ले सकते हैं। दूसरा, कटी स्नान लें, एनीमा लें, गर्म पाद का स्नान करें। घुटनों के लिए गीली पट्टी दिन में 2 बार लें, है ना। सप्ताह में 1 दिन पूरे दिन शरीर की गीली पट्टी लें। लोकल स्ट्रीम बाथ लें। पीठ व पैरों की सिकाई करें। मसाज थेरेपी लें। और लाल रंग का जो तेल है उसको बॉडी के ऊपर यूज करें। लाल रंग के बोतल में तैयार पानी का हम सेवन करें। प्रातः काल की जो धूप है उसका हम सेवन करें, उसको लें, उसमें टहलें, तो उसका जो किरणें हैं वो भी हमारे लिए फायदेमंद हो जाती है। सरसों का तेल बॉडी पर लगाएं। तो इस प्रकार हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं और अपने तनाव को, अपने मानसिक स्थिति को ज्यादा से ज्यादा ठीक रखें, खुश रहें। और खाने पीने में हम दूध से बनी चीजों को नहीं खाएं, उसको हम निगलेक्ट करें थोड़ा। मांस मछली का नहीं खाएं। चीकू, केला, पपीता, परवल, कद्दू, टिड्डा, टमाटर, ये सारी जो चीजें हैं इनका सेवन हम बिल्कुल ना करें। उड़द की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, राजमा, है ना, इनका भी, क्योंकि ये बादी करती हैं बॉडी में, ये आपके बॉडी को और फुलाएंगी, ये चर्बी बढ़ाएंगी, बॉडी में पेन करेंगी। तो इस प्रकार का हम भोजन ना करें। हम अपने खाने में गेहूं, मूंग की दाल, सब्जियां, फल, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमको फायदा देगा। आज के लिए इतना ही, और आगे हम आशा करते हैं कि आगे और मिलेंगे, हम आगे और समझेंगे। धन्यवाद।